Good morning, everyone. Welcome to OJS with IES Academy. We are discussing MCQs based on daily current affairs. These are the 10 topics which we will cover today. Because these are MCQs, at least try and answer 7 out of 10. Question number 1 is in reference to National Digital Health Mission, and the correct option here is C, which is every Indian will get a health ID containing his medical history. The ID will be applicable across states, hospitals, diagnostic laboratories and pharmacies. Okay. So अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020 दैट इज़ इंडिपेंडेंस डे को लॉन्च किया है. ये एक कंप्लीट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम होगा जिसमें एक पर्सनल हेल्थ आईडी होगी हर इंडियन की, डिजिटाइजेशन ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड एज वेल एज अ रजिस्ट्री ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ फैसिलिटी अक्रॉस द कंट्री. इसमें क्या होगा, हेल्थ आईडी में आपके सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स, कौन से डॉक्टर ने आपको देखा है, सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ पूरी इंडिया के अंदर कहीं पे भी ये सब इसमें रजिस्टर्ड होंगी. द डिजिटल प्लेटफॉर्म विल बी लॉन्च्ड विथ 4 की फीचर्स. इसके 4 की फीचर्स होंगे, जैसे कि पहला हेल्थ आईडी होगी, एक पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, एक डिजी डॉक्टर होगा एंड हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री होगी. ये आईडी सारे स्टेट्स, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज और फार्मेसीज हर जगह एप्लीकेबल होगी. द पेशेंट विल ग्रांट परमिशन टू एक्सेस कॉन्फिडेंशियल मेडिकल डेटा एट एवरी विजिट टू डॉक्टर इनेबलिंग प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो पेशेंट है उसके पास एक्सेस होगा इसका, और वो अगर किसी को दिखाना चाहता है, किसी डॉक्टर को या किसी अभी अपने फार्मासिस्ट को, किसी को भी, तो उसके लिए उसको परमिशन देनी पड़ेगी जितनी बार भी वो उसको दिखाना चाहता है, जिससे कि क्या होगा, प्राइवेसी रहेगी पेशेंट की. ओके, नाउ लेट्स टर्न टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ इन रेफरेंस टू एब्सिसिक एसिड ABA, and the correct option here is B, which is it is produced in roots and terminal buds of the plant. Okay, so ये पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम देख लेते हैं हम ABA का कैसे हो रहा है. यहाँ पे टॉप में शूट डेवलपमेंट है, फिर सीड डेमोक्रेसी है, सबसे नीचे रूट आर्किटेक्चर है जिसमें से हमारा ABA प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, अब बात करते हैं कि हमारा ABA है क्या. एब्सिसिक एसिड इज़ अ प्लांट हार्मोन इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट प्लांट प्रोसेस. तो ये बेसिकली क्या करता है, प्लांट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जैसे कि डोरमेंसी, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस रिस्पॉन्स. ये प्रोड्यूस कैसे होता है, ये रूट्स और टर्मिनल बड्स में, जो कि प्लांट का टॉप में होता है, उससे ये रूट्स और टर्मिनल बड्स एट द टॉप ऑफ द प्लांट से प्रोड्यूस होता है. जो इसका मेन फंक्शन है वो ये है कि ये सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है और डोरमेंसी में एंटर करता है. इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये भी है, इट इंक्लूड्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा व्हेन प्लांट डज नॉट रिक्वायर अ कार्बन डाइऑक्साइड और टू सेव लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. तो ये भी एक इसका फंक्शन है, जिससे कि ये पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो, उसको ट्रांसपिरेशन के थ्रू उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है. ठीक है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, ड्राफ्ट, सॉइल सैलिनिटी, कोल्ड टॉलरेंस, हीट एंड हैवी मेटल आयन टॉलरेंस. सही बात है. Now let's turn to our next question, which is question number 3, which is in reference to biomining. आपको नाम से ही पता चल रहा होगा बायोमाइनिंग. तो पहले देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है. द करेक्ट ऑप्शन हियर इज A, which is it is the process of using microorganism to extract metal फ्रॉम ओर्स और माइन वेस्ट. तो बायोमाइनिंग क्या होती है, एक ऐसी टेक्निक है एक्सट्रैक्शन की जिसमें कि हम वेस्ट मटेरियल्स में से मिनरल्स को सेग्रीगेट करते हैं, अलग करते हैं. सो देखते हैं बायोमाइनिंग का प्रोसेस क्या है. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करता है टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट फ्रॉम ओर्स और माइन वेस्ट. ठीक है, जो ज़्यादातर बायोमाइनिंग ऑपरेशंस होते हैं वो किस चीज़ के कंसिस्ट करते हैं, मेटल्स के, जैसे कि कॉपर, यूरेनियम, निकल और गोल्ड. ये टेक्निक से और क्या होता है, इस टेक्निक से ये भी होता है कि हमारा जो पोल्यूटेड साइड्स है मेटल्स से वो भी क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है. और किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर ओल्ड डंप वेस्ट इन अ पार्टली और फुल्ली डीकम्पोज स्टेट विथ नो सेग्रीगेशन बिटवीन वेट एंड ड्राई वेस्ट. और क्या होता है, देर आर एनवायरमेंटल रिस्क रिलेटेड टू लीकेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ द एसिडिक मेटल रिच सोल्यूशन क्रिएटेड बाय द माइक्रोब्स. तो ये थोड़ा सही हिसाब नहीं है. इट कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बट इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, मेटल्स के अलावा रबड़, प्लास्टिक, टेक्सटाइल्स, ग्लास एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक, Now let's turn to our next question, which is ICGS Sarthak. अभी recently news में भी था वो. So which of the following option is correct? And the correct option here is C, which is offshore patrol vessel. So
हमारा जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक है वो एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, OPV जिसको हम बोलते हैं, किसके लिए? इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। सार्थक जो है हमारा वो 4th है सीरीज में OPVs के, जो टोटल 5 है, डिप्लॉयड बाय द कोस्ट गार्ड टू एनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी। इट हैज़ बीन डिजाइंड एंड बिल्ट इंडिजीनियसली बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो किसने बनाया है इसको? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको डिज़ाइन किया और बनाया है। इट इज़ फिटेड विद स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सेंसर एंड मशीनरी। इसमें क्या क्या है ये चीज़ें बता रही। नेविगेशन है, इसमें कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, सेंसर है। इट कैन बी यूज फॉर पेट्रोल और सर्विलेंस, एंटी टेररिज्म और एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एज वेल एज फॉर कोस्टल सिक्योरिटी। तो ये जो सार्थक बनाया गया है ये हमारे काफ़ी काम आने वाला है सिक्योरिटी पर्पज से भी। Okay, so next question is Gulifalou port was recently in news. Which of the it is located in which of the following countries? And the correct option here is B, which is Maldives. So इंडिया ने अनाउंस किया है 500 मिलियन डॉलर का असिस्टेंस मालदीव को फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री। इसमें क्या इंक्लूड करता है? $400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट एंड $100 मिलियन ग्रांट। It will fund the implementation of Greater Mail Connectivity Project, which is a 6.7 किलोमीटर ब्रिज प्रोजेक्ट। ये किसको कनेक्ट करेगा? ये क्या कनेक्ट करेगा? मालदीव्स की कैपिटल को, जो कि है मेल विथ गुलीफालू पोर्ट एंड थिलाफुशी इंडस्ट्रियल जोन, टू हेल्प रिवाइटलाइज एंड ट्रांसफॉर्म मालदीवियन इकोनॉमी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा मालदीव है, ठीक है, ये मेल है और ये है हमारा गुलीफालू पोर्ट। ओके, now let's turn to our next question, which is consider the following statement regarding India's poverty alleviation approach. Poverty alleviation का मतलब हो गया poverty को हटाने का, गरीबी को हटाने का approach, and the correct option here is A, which is India has moved from the so-called Hindu rate of growth, which was 3 to 4%. Narega Forest Right Act, Right to Education, etc. has shifted the discourse from poverty alleviation to capability issues through a right-based approach. And there is no official estimates of poverty and inequality after 2011 and 12. Okay. So हमारे यहाँ पे कौन सा statement गलत है? Statement 1 गलत है हमारा. Statement 1 गलत है because today the average per capita income of Indians is 7.5 times that in 1950. और स्टेटमेंट 1 हमारा क्या कहता था कि एवरेज पर कैपिटा ऑफ इनकम इज 2 टाइम्स दैट इन 1950. तो ये तो गलत बात हो गई. नाउ द लास्ट ऑफिशियल एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी करेस्पॉन्ड्स टू 2011-12 अकॉर्डिंग टू विच 22% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज बिलो द पॉवर्टी लाइन, सजेस्टिंग अ शार्प रिडक्शन कंपेयर टू द 2004 and 5 एस्टिमेट्स. इस दौरान क्या हुआ? 110 मिलियन रूरल पुअर एंड 27 मिलियन अर्बन पुअर मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. द सक्सेस इन पॉवर्टी रिडक्शन वॉज एज मच ड्यू टू फास्टर ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम as it was due to several policies implemented during this period. Last consumption of survey was conducted in 2018, whose report was leaked but not released. फ़र्क है यहाँ पे, लीक्ड हुई थी, रिलीज नहीं हुई थी. उसमें क्या दिखाया था? डिक्लाइन इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन रूरल एरियाज वाइल इट बेयरली इंक्रीज इन अर्बन एरियाज. द नेट रिजल्ट वॉज अ राइज इन ओवरऑल पॉवर्टी. ठीक है. Now, question number 7 is offshore oil installation were recently in news. Consider the following statement in the regard. और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है choose the incorrect one. And the incorrect option here is B, which says it is possible to maintain social distancing during some repair and maintenance operation there. Okay. तो हमारा स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है, क्योंकि ONGC ऑफिशियल्स ने बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे मेंटेन करना रिपेयर एंड मेंटेनेंस के दौरान मुश्किल है वहाँ पे. ठीक है, क्योंकि लोगों को वहाँ पे क्लोज कांटेक्ट में आना पड़ता है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए. एन ऑफ शोर प्लेटफॉर्म और ऑफ शोर ड्रिलिंग रिग इज लार्ज स्ट्रक्चर विद फैसिलिटीज फॉर वेल ड्रिलिंग टू एक्सप्लोर, एक्सट्रैक्ट, store and process petroleum and natural gas that lies in rock formation beneath the seabed. Many oil platforms will also contain facilities to accommodate their workforce. Depending on the circumstances, the platform may be fixed to the ocean floor, consist of an artificial island or float. ठीक? So, our next question is, consider the following statement regarding resignation of an IAS officer, जिसके लिए आप सब एम भी कर रहे हैं. सो
इसके लिए सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, जो कहता है रेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर इज कंसिडर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द कंसर्न कैडर हैज़ बीन रिसीव्ड। ठीक है, सो हमारा स्टेटमेंट वन क्या कह रहा था? हमारा स्टेटमेंट वन कह रहा था कि एन ऑफिसर सर्विंग इन द स्टेट हैज़ टू सबमिट रेजिग्नेशन टू द कैबिनेट सेक्रेटरी, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमें अपना रेजिग्नेशन किसको देना रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो भी जब हमारे कैडर से रिसीव हो जाएगा। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेजिग्नेशन टू द चीफ ऑफिसर, एन ऑफिसर हु इज ऑन सेंट्रल डेप्यूटेशन इज रिक्वायर्ड टू सबमिट रेजिग्नेशन टू द सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट। The ministry or department then send the officer resignation to the concerned state cadre with its comment recommendation कि उनका क्या सोचना है इस बारे में। जो रेजिग्नेशन है, इट इज़ एन इंटीमेशन इन राइटिंग बाय द ऑफिसर ऑफ हिज और हर इंटेंशन टू लीव द सर्विस, कि उसे अभी IAS की सर्विस नहीं करनी है। Guidelines of the Department of Personnel, the cadre controlling department for the IAS says that a resignation has to be clear and unconditional। इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा सकते हैं आप, और बिल्कुल साफ सीधा आपको रीज़न देना है इसमें। रेजिग्नेशन इन जनवरी 2019 ऑफ फैसल, जो पहला कश्मीरी था टू टॉप द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, हैड नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट पेंडिंग द इन्वेस्टिगेशन इनटू सम ऑफ हिज पोस्ट ऑन सोशल मीडिया दैट हिज रेजिग्नेशन वाज नेवर एक्सेप्टेड मींस द डोर इज ओपन फॉर हिम टू रीजॉइन द IAS। आपने ये केस सुना भी होगा, फैसल का केस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था हमारा, कि हमारे जो पहले कश्मीरी ने टॉप किया था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, विच इज़ ह्यूज, बट इन्होंने कुछ गवर्नमेंट से बात इन सहमत नहीं थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। गवर्नमेंट ने इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, और नहीं एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हमेशा उनके लिए IAS की सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए उनके दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हुए हैं। सो लेट्स टर्न टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ इन रेफरेंस टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, who of the following is related with the newspaper Reshwa? And the correct option here is option C, which is Ajit Singh. So सरदार अजीत सिंह एक रिवॉल्यूशनरी थे, एक इंडियन डिसेंडेंट थे एंड अ नेशनलिस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1907 में अजीत सिंह जी को अरेस्ट कर लिया गया था और उनको डिपोर्ट कर दिया गया था म्यांमार मैंडेले जेल में। किस लिए? क्योंकि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने एगिएशन मतलब लड़ाई करवाई है फॉर पीजेंट्स राइट, जिसको हम पॉपुलरली जानते हैं पगड़ी संभाल जट्टा, विच प्लान टू कॉमेमोरेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ 1857, the first war of independence. Singh spent almost 3 decades in exile, almost 30 साल, networking around the world to consolidate support for India's independence from the British colonial rule. He breathed his last on August 15, 1947, the day India gained independence. अजीत सिंह जी का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था, और काफ़ी मतलब दुखद बात भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी आखिरी सांसें किस दिन ली? 15 अगस्त 1947 में, जो कि इंडिया की आज़ादी का दिन था। ओके, लेट्स टर्न टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ सिटवे पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी, विच इज़ म्यांमार। सो सिटवे पोर्ट जो है हमारा, वो डीप वाटर पोर्ट है, विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई इंडिया 2016 में एट सिटवे, विच इज़ द कैपिटल ऑफ रखीन स्टेट इन म्यांमार ऑन द बे ऑफ बंगाल। ये रहा सिटवे, इंडिया कोलकाता से स्टार्ट होकर म्यांमार के बीच में देखना है, 5.39 किलोमीटर। एजवल ये हाईवे है, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो। आपको कोई भी क्वेरी हो, आप हमेशा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है। आप हमें इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें, फेसबुक पे ऐड करें। आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। स्टे सेफ।